जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों को जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे ययावर साम्राज्य के अंदर चंगेज खान के उत्तराधिकारियों के प्रतिक्रिया के बारे में। हमने इससे पहले चंगेज खान के बारे में पढ़ा था, जो मंगोल प्रांत का शासक था और उसका ओरिजिनल नाम जो था मैंने आप लोगों को बताया था तेमुजिन। 1162 के आसपास उसका जन्म मंगोलिया में हुआ था और उसके सभा की एक सरदारों की, मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा थी जिसका नाम था कुरिलताई। और इसी कुरिलताई सभा ने चंगेज खान को एक उपाधि दी थी जिसका नाम था चंगेज खान। चंगेज खान एक उपाधि थी और इसका मतलब होता है सार्वभौमिक सम्राट। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं चंगेज खान की जो विजय, चंगेज खान ने जो अलग अलग क्षेत्रों में विजय प्राप्त की थी। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि चंगेज खान ने चीन साम्राज्य या चीन पर अपनी विजय प्राप्त की थी। उसके बाद में चीन की जीत के साथ में चीन का एक नगर था जिसका नाम था पेकिंग नगर। कौन सा नगर? पेकिंग। चंगेज खान ने चीन को जीतकर चीन के पेकिंग नगर को खूब जो है लूटा, बहुत अधिक मात्रा में लूटा। वो लूट कर जो है उसने वहाँ से काफ़ी मात्रा में धन प्राप्त किया। 1219 से 1221 तक मंगोलों ने ओटार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, बुरगंज, गर्व, निसापुर, हेरात पर विजय प्राप्त की। और निसापुर के घेरे के दौरान एक मंगोल राजकुमार की हत्या जो है चंगेज खान ने कर दी थी। निसापुर को जीता था और निसापुर जो है जीतकर चंगेज खान ने यहाँ के राजकुमार की हत्या कर दी थी। इसके बाद में आगे बात करते हैं कि चंगेज खान ने 1200 जो है राजकुमार की हत्या कर दी और निसापुर को जो है पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। और इसी के साथ में 1227 के अंदर, 1227 ईस्वी सन के अंदर चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है। तो 1162 में उसका जन्म होता है और 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में चंगेज खान के बाद में 1236 से लेकर के 1242 तक जो है रूस के स्टेपी क्षेत्र, बुल्गार, कीव, पोलैंड, हंगरी को में जो है चंगेज खान के उत्तराधिकारियों को काफ़ी मात्रा में सफलता प्राप्त हुई। बुल्गारिया, बल्क, हंगरी, पोलैंड इन क्षेत्रों में। और 1255 से लेकर के 1300 ईस्वी की अवधि में मंगोलों ने समस्त चीन, इराक, ईरान, सीरिया पर विजय प्राप्त कर ली। 1255 से लेकर के 1300 ईस्वी सन तक चंगेज खान के जितने भी उत्तराधिकारी थे उन्होंने ईरान, इराक, सीरिया और चीन, ईरान, इराक, सीरिया और चीन, इन 4 प्रांतों के अंदर काफ़ी मात्रा में चंगेज खान के जो उत्तराधिकारी थे उनको काफ़ी मात्रा में सफलता प्राप्त हुई। और इसके बाद में चंगेज खान के नेतृत्व में एक सैनिक संगठन का निर्माण किया गया था। सैनिक संगठन, चंगेज खान के नेतृत्व में एक सैनिक संगठन बनाया गया था और इस सैनिक संगठन जो था वो दशमलव पद्धति पर आधारित था। किस पद्धति पर आधारित था? दशमलव पद्धति पर आधारित था। चंगेज खान का जो सैनिक संगठन था वो किस पद्धति पर आधारित था? दशमलव पद्धति पर आधारित था। और इस दशमलव पद्धति के अंदर सैनिकों की सबसे बड़ी जो इकाई होती थी, सैनिक संगठन की सबसे बड़ी इकाई, सैनिक संगठन की सबसे बड़ी इकाई, चंगेज खान ने एक सैनिक संगठन बनाया था जो दशमलव पद्धति पर आधारित था। और सैनिक संगठन की सबसे बड़ी जो इकाई थी, इस इकाई को के अंदर 10,000 सैनिक थे। कितने हजार सैनिक थे? 10,000 सैनिक थे। और ये 10,000 सैनिक जो थे इनके ऊपर इनके 4 पुत्रों का अधिकार था, जिनके अंदर इन 4 पुत्रों के अंदर जो था जोची, चगनाई, पहले पुत्र का नाम जोची, दूसरा नाम था चगनाई
तीसरे का नाम था ओगोदेई और तोले। ओगोदेई और तोलो, ये 4 पुत्र थे। चंगेज खान के जो 4 पुत्र थे, जोची, चगनाई, ओगोदेई और तोलोय, इन 4 पुत्रों ने, 4 पुत्र जो थे इनका जो नियंत्रण था 4 पुत्रों का, वो सैनिक संगठन की सबसे बड़ी इकाई जो थी, जिसके अंदर 10,000 सैनिक थे। ये सभी 10,000 सैनिक जो थे वो चंगेज खान के 4 पुत्रों के अधीन थे। जिन 4 पुत्रों में जोची, चगनाई, ओगोदेई और तोलो, ये 4 पुत्र थे। इसके बाद में आगे बात करते हैं। चंगेज खान ने नवविजित प्रदेशों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। इससे उलूस का गठन हुआ। चंगेज खान ने अपने 4 पुत्रों को नए जीते हुए, ईरान, इराक, सीरिया, चीन वगैरह जितने भी नए जीते हुए प्रांत थे, इन प्रांतों को चंगेज खान ने अपने पुत्रों को सौंप दिया और इससे एक नए संगठन का निर्माण हुआ जिसे उलूस के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। इसके बाद में चंगेज खान ने एक नई पद्धति चला रखी थी और इस पद्धति का नाम था हरकारा पद्धति। याद रखना, बाबर ने भी इस पद्धति का इस्तेमाल किया था भारत के अंदर। तो हरकारा पद्धति क्या होती है? हरकारा पद्धति के अंदर हष्टपुष्ट घोड़े, कुशल सैनिक, हष्टपुष्ट घोड़े, कुशल सैनिक और तेज धावक और संदेशवाहक, ये व्यक्ति इसके अंदर सम्मिलित थे। देखिए, हरकारा पद्धति का मतलब ये है कि चंगेज खान ने जो एक सैनिक टुकड़ी का निर्माण किया था उसको कहा जाता है हरकारा। मतलब जैसे हमने देखे हाथी घाटी के अंदर एक हरायल ये दस्ता हुआ करता था जो सैनिकों की सबसे आगे वाली पंक्ति होती थी। तो यह हरकारा पद्धति होती थी उस समय, जो युद्ध के दौरान सबसे आगे पंक्ति में रहते थे, जिसमें हष्टपुष्ट घोड़े, कुशल सैनिक, तेज धावक और संदेशवाहक, इस प्रकार के व्यक्ति जो होते थे वो हरकारा पद्धति के अंदर सम्मिलित होते थे। जिससे जो है चंगेज खान जो है अलग अलग क्षेत्रों की, दूर दराज के क्षेत्रों की सूचना अपने पास रख सकता था और साथ ही चंगेज खान ने अलग अलग स्थानों पर सैनिक चौकियों का निर्माण किया ताकि वहां पर जो है नियंत्रण रख सके। इसके बाद में चंगेज खान के व्यापार की बात कर सकते हैं कि मंगोलों की देखरेख में रेशम व्यापार पर अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गया। लेकिन पहले की भांति अब व्यापारिक मार्ग चीन में ही समाप्त नहीं होता। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को पास दिए जाते थे और उस सुविधा के लिए व्यापारी बाज नामक कर अदा करता था। अगर चंगेज खान के काल के व्यापार की बात की जाए तो पहले हम लोगों ने देखा कि चंगेज खान का जो व्यापार था वो केवल और केवल चीन तक सीमित था। कहाँ तक सीमित था? चीन तक। लेकिन अब जो है ये व्यापार चीन के अलावा चीन के आसपास दूसरे देशों के साथ भी इसका व्यापारिक संबंध स्थापित हो गया और ये चीन के साथ रेशम का व्यापार करते थे, रेशम ले जाते थे। साथ ही हम बात कर सकते हैं कि चंगेज खान के इस व्यापार के अंदर जो है व्यापारियों को पास दिए जाते थे। व्यापारियों को क्या दिए जाते थे? लाइसेंस दिए जाते थे या पास दिए जाते थे। तो ये पास जो होता था इसके माध्यम से ये व्यापारी लोग चंगेज खान के साम्राज्य में व्यापार करते थे और इस पास के बदले में जो है व्यापारी लोग चंगेज खान को एक लगान देते थे, टैक्स देते थे और इस टैक्स का नाम होता था बाज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछा जा सकता है कि मंगोल काल या यायावर साम्राज्य के दौरान बाज का क्या अर्थ है? तो आपको बताना है कि चंगेज खान को व्यापारियों को पास देने के बदले में व्यापारी लोग जो चंगेज खान को लगान देते थे, टैक्स देते थे, इसी लगान या टैक्स को बाज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आगे हम नागरिक प्रशासक की बात करें तो
तो मंगोलों ने विजित राज्यों से नागरिक प्रशासकों को अपने यहाँ पर भर्ती करना शुरू कर लिया। सीधी बात है, चंगेज खान ने जिन जिन क्षेत्रों को जीता उन क्षेत्रों में जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन सब प्रशासनिक अधिकारियों को चंगेज खान ने अपने साम्राज्य में बुला लिया और इनको कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका स्थानांतरण भी किया जाता था। और इनमें से कुछ प्रशासक काफ़ी प्रभावशाली होते थे, अपने प्रभावों का उपयोग मंगोल खानों पर भी वो लोग करते थे। तो इस प्रकार से चंगेज खान के बारे में हमने व्यापारिक और राजनीतिक परिदृश्य के बारे में जानकारी प्राप्त की है। बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।